हेलो एवरीबॉडी, एकलव्य चैरिटेबल ट्रस्ट के इस खास कार्यक्रम आओ सर से पूछे के चौथे एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम एक बार फिर आपके सामने हैं दो ऐसी उलझनें लेकर जिन्हें लेकर अक्सर माँ बाप और बच्चे परेशान रहते हैं। आइए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। सबसे पहले अपनी बात। अपनी बात में आज हम एक ऐसी समस्या लेकर आए हैं जो हर माँ बाप के सामने आती है जब वो अपने बच्चे की स्कूलिंग शुरू करता है। तब हर माँ बाप के सामने आजकल दो समस्याएं आ रही हैं। नंबर एक, वो अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में डाले या फिर प्राइवेट स्कूल में डाले, और दूसरी बात, वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ाए या हिंदी मीडियम में पढ़ाए। मेरे हिसाब से सरकारी स्कूल या प्राइवेट स्कूल, ये फैसला आप अपनी आर्थिक स्थिति को देखकर ही करें। ये बिल्कुल दिमाग से निकाल दें कि सरकारी स्कूल में पढ़कर आपका बच्चा कामयाब नहीं हो सकता, प्राइवेट स्कूल में पढ़ेगा तो ज़्यादा अच्छी पढ़ाई हो कर पाएगा। ऐसा नहीं है। प्राइवेट स्कूल निश्चित रूप से आपके बच्चे को ज़्यादा इंगेज रखता है। वो आप लगता है कि बच्चा आपका ज़्यादा कर रहा है, बस लेने आती है, अच्छी ड्रेस, अच्छे जूते, अच्छे तरीके से वो बस्ता, एक बड़ा सा बस्ता उसके कंधे पर टंगा होता है, और उसे होमवर्क मिलता है, उसके फ़ोन से टीचर जुड़े रहते हैं, और समय समय पर आपको उसके बच्चे के बारे में बताया जाता है कि आपका बच्चा ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है। तो इस तरह की चीज़ों से आपको लगता ज़रूर है कि हमारा बच्चा कुछ ज़्यादा अच्छी तरीके से पढ़ाई उसे करवाई जा रही है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अगर हर बच्चे को वैसी पढ़ाई नहीं मिल पाती है तो हर बच्चा अच्छा नहीं कर पाएगा। सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे भी काफ़ी अच्छा करते हैं, और आप देखिएगा अभी तो कम से कम ऐसा नज़ारा नहीं आपको मिलेगा, आगे का मुझे पता नहीं क्या होगा, लेकिन अभी कम से कम ऐसा है कि आपको हर फील्ड में सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे ही ज़्यादा मिलेंगे। तो आप बिल्कुल ना समझे, आप अपनी आर्थिक स्थिति के हिसाब से फैसला करें। सरकारी स्कूलों के अंदर आपको ऐसा नहीं है कि पढ़ाई में क्वालिटी नहीं मिलेगी, सरकारी स्कूल के टीचर अच्छे नहीं होते हैं, ऐसा नहीं है। सरकारी स्कूल में हर बच्चे को पढ़ाना होता है। प्राइवेट स्कूल चाहे तो हर बच्चे को नहीं लेते एडमिशन वो, क्योंकि प्राइवेट स्कूल अपने एडमिशन में क्राइटेरिया बना सकता है। वो गरीब बच्चे को नहीं ले सकता, वो अगर माँ बाप पढ़े लिखे नहीं है तो उसके बच्चे को नहीं ले सकता, वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन सरकारी स्कूल ऐसा नहीं कर सकता। सरकारी स्कूल को हर बच्चे को लेना होता है, चाहे उसके माँ बाप गरीब हों, चाहे उसके माँ बाप अनपढ़ हों, चाहे वो मजदूर हो, चाहे उसके पास पढ़ने का टाइम हो ना हो, उसे हर बच्चे को लेना होता है। सरकारी स्कूल के टीचर्स भी ऐसा नहीं है कि ऐसे ही होते हैं, वो हाईली क्वालिफाइड होते हैं, एक ख़ास तरह की डिग्री उनको लेनी होती है, प्रशिक्षित होते हैं, और एक टफ कंपटीशन पास करके वो आते हैं। तो अगर उनके संपर्क में बच्चा रहेगा तो ऐसा तो नहीं है कि वो कुछ सीखेगा नहीं। हालांकि सरकारी स्कूल में कई तरह की बंदिशें होती हैं, उन्हें सरकारी दिशा निर्देशों के अंदर काम करना पड़ता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वहाँ पढ़ाई नहीं होती है। आप निश्चिंत होकर अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में डाल सकते हैं, और आप ऐसी कोई हीन भावना अपने अंदर ना पालें कि अगर हमारा बच्चा प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ रहा है तो वो अच्छा नहीं करेगा। दूसरी चीज़ आती है मीडियम, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम। इसके लिए आप एक चीज़ ज़रूर देखें, अगर घर में उस बच्चे को कम से कम 5वीं तक, चलो उसके बाद आप उसका ट्यूशन लगा सकते हैं, लेकिन 5वीं तक अगर घर में उसे कोई पढ़ाने वाला नहीं है तो आप बिल्कुल उसे इंग्लिश मीडियम में मत डालिए, आप उसे हिंदी मीडियम में ही पढ़ाइए। क्योंकि 5वीं तक ज़रूरी होता है घर में उसकी माँ, उसका पापा हो, या फिर कोई दादा दादी हो, बड़ा भाई हो, चाचा हो, कोई भी घर में इस प्रकार का होना चाहिए जो उसे 5वीं तक खुद से पढ़ाए। 5वीं तक ट्यूशन में बच्चा ज़्यादा अच्छा नहीं कर सकता। ट्यूशन वाले लोग जो होते हैं वो थोड़ा सा अपना, देखो रोज़गार की भी आजकल बहुत दिक्कत है, तो लोग पढ़ाते तो हैं लेकिन ज़्यादातर पैसे को ही तवज्जो देते हैं, बच्चे पर उतना ध्यान वो नहीं दे पाते हैं। और फिर बच्चा भी कितना पढ़ेगा, वो 4-5 घंटे स्कूल से होकर आया है, उसके बाद उसे आपने फिर ट्यूशन भेज दिया, तो बच्चा खेलेगा कब? तो इसलिए 5वीं तक बच्चे को पढ़ाई का ज़्यादा प्रेशर ना दिखा,
नहीं देना चाहिए। उसे आप सिंपली सरकारी विद्यालय में पढ़ाएं, क्योंकि सरकारी विद्यालय दिशा निर्देशों के अधीन पढ़ाई करवाते हैं। वो उन पैरामीटर्स को फॉलो करते हैं जो बड़े बड़े जो शिक्षाविद होते हैं उनके द्वारा बनाई गई जो सरकारी कमेटियां होती हैं, वो जो भी पैरामीटर्स तय करते हैं उसके हिसाब से बच्चों को पढ़ाया जाता है। प्राइवेट स्कूल कई बार मार्केटिंग के इस दौर में अपनी फैसिलिटीज़ को ज़्यादा दिखाने के चक्कर में तरह तरह की किताबें लगवा देते हैं और उन्हें बच्चों को तरह तरह से इंगेज करने का प्रयास करते हैं, जिससे बच्चे का जो मानसिक तनाव है वो बढ़ जाता है। हमने देखे हैं छोटे छोटे बच्चे दूसरी में तीसरी में, लेकिन उनके ऊपर इतना तनाव है, इतना भारी बस्ता उनके कंधे पर टंगा हुआ है और उनको नंबर लाने होते हैं 90%, 60%, 50%। इतने सारे टेस्ट से वो गुजरते हैं, साल में 3-3 बार परीक्षाएं ली जाती हैं और बच्चे के वो पेरेंट्स टीचर की मीटिंग करते हैं। तो उससे क्या होता है, बच्चे के माँ बाप भी कई बार बच्चों पर प्रेशर बनाते हैं कि पेरेंट टीचर मीटिंग में हमारी नाक कट गई है, तुमने हमारी नाक कटवा दी, तुम पढ़ते नहीं हो। तो इससे बच्चा कई बार चिड़चिड़ा हो जाता है, उसका बचपन कहीं खो जाता है। तो मैं आपको मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप 5वीं तक बच्चे को इंग्लिश मीडियम में तभी डालें जब उसे घर में ही कोई पढ़ाने वाला हो। क्योंकि मेरा मानना है कि बच्चे को सिर्फ स्कूल में ही जाना चाहिए 5वीं तक। स्कूल के अलावा उसे किसी अन्य ट्यूशन में ना भेजें, बस स्कूल भेजें। स्कूल के बाद वो खेले और उसका जो भी होमवर्क है आप खुद से कराएं। घर में ही अगर कोई हो वही उसे कराए। बाकी इंग्लिश मीडियम अंग्रेजी हिंदी मीडियम से कोई ज़्यादा अंतर नहीं पड़ता। अगर आपने अपने बच्चे को डिसिप्लिन किया हुआ है, आप अपने बच्चे की केयर करते हैं, वो चाहे किसी भी स्कूल में पढ़ता है, आप उसके स्कूल अगर जितनी केयर पैसा देने के बावजूद प्राइवेट स्कूल में माँ बाप कर लेते हैं, बच्चे को खुद छोड़ने जाते हैं बस तक, उसके स्कूल में पेरेंट टीचर मीटिंग में भी जाते हैं, उसके स्कूल से आने वाले सभी दिशा निर्देशों को भी फॉलो करते हैं, तो इन सब चीज़ों की अगर वो केयरिंग खुद से कर ले, अगर इन सब अगर इतना इससे आधा भी ध्यान सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की तरफ उनके माँ बाप देते भी हैं, कुछ माँ बाप देते हैं, तो उनके बच्चे सरकारी स्कूल के अंदर से निकलते हैं और बड़े बड़े अफसर बनते हैं। प्राइवेट स्कूल के बच्चों से भी ज़्यादा अच्छी अंग्रेजी जानते हैं वो। तो ऐसा नहीं है कि सरकारी स्कूल में बच्चा अच्छा नहीं कर सकता है। बच्चे को अगर परिवार की थोड़ी सपोर्ट मिल जाए, उसके घर में उसके माँ बाप उस पर ध्यान दे, उसके जो है स्कूल में अक्सर पता करते रहें कि वो बच्चा आ रहा है, कैसा चल रहा है, क्या दिक्कत है, तो इस तरह की थोड़ी सी सावधानी बरतने से सरकारी स्कूल के अंदर भी बच्चा अच्छा कर सकता है। आप निश्चित रूप से प्रतिष्ठा के चक्कर में आकर, आपकी आर्थिक स्थिति इजाज़त नहीं दे रही है, लेकिन फिर भी आप अपना पेट काट कर कर्ज लेकर अगर बच्चे को प्राइवेट स्कूल में, महंगे स्कूल में डालते हैं, उससे कोई लाभ नहीं होगा। मेरा पिछले 20-22 वर्ष का अनुभव है, मैंने हजारों बच्चे देखे हैं और बहुत सारे बच्चे जो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते थे वो कोई ज़्यादा कामयाब नहीं हो पाए हैं, वो एक एवरेज कामयाबी ही ले पाए हैं, जबकि सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छी अच्छी जॉब पर चले गए हैं। तो इसलिए इस विषय पर मेरा यही कहना है कि सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल का चयन अपनी आर्थिक स्थिति के हिसाब से करें और मीडियम का चयन अपनी शैक्षणिक स्थिति, आपकी खुद की एजुकेशनल बैकग्राउंड कैसी है उस हिसाब से करें। मीडियम के चयन में आप एक चीज़ और देख सकते हैं, मीडियम के चयन में आप ग्रामीण और शहरी बैकग्राउंड भी देख सकते हैं। अगर आपका बैकग्राउंड ग्रामीण का है तो भी आप हिंदी मीडियम में ही बच्चे को पढ़ाएं, क्योंकि गांव में बच्चे को जो है ना ट्यूशन नहीं मिल पाते हैं या उसे पढ़ाने वाला कोई नहीं मिल पाता है। वो बच्चे अक्सर परेशान रहते हैं, क्योंकि जो हिंदी मीडियम में पढ़ने वाले बच्चे होते हैं उनको तो कोई भी पढ़ा देता है, उनको तो पढ़ाने वाले गांव में मिल जाते हैं, लेकिन इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे होते हैं उनके ट्यूशन अक्सर नहीं मिल पाते हैं। उसकी दो वजह तो बहुत ज़रूरी, उसकी दो वजह होती है ज़्यादातर। एक तो इन बच्चों की किताबें अलग अलग होती हैं, क्योंकि बिजनेस थोड़ा एटीट्यूड होता है इन स्कूलों का, और ये थोड़ा पैसा कमाने के चक्कर में तरह तरह के प्रकाशन की किताबें लगा के रखते हैं। अगर 6ठी के 7वीं के बच्चे हैं, एक ही क्लास,
अगर बच्चे एक ही क्लास के हैं और अलग अलग स्कूलों के हैं तो उनकी किताबें अलग अलग होती हैं। सरकारी स्कूल में ऐसा नहीं होता। चाहे बच्चे किसी किसी भी स्कूल के हों, उनकी किताबें एक जैसी होती हैं, उनका सिलेबस एक जैसा होता है, तो इसलिए उनको उनके बैचेस आराम से गांव में बन जाते हैं। लेकिन प्राइवेट स्कूल के बच्चों के बैचेस, इंग्लिश मीडियम स्कूलों के बच्चों के बैचेस जो है नहीं बन पाते हैं। और दूसरा कारण होता है कि अगर बनते भी हैं तो बच्चों की संख्या कम रहती है। अब एक या दो बच्चे कौन पढ़ाता है, क्योंकि बेरोजगारी के चक्कर में लोग पढ़ाते हैं। तो अगर 10, 12, 15, 20, 25 बच्चे हों तभी उन्हें जो है कोई पढ़ाता है। तो ऐसे कौन पढ़ाता है, एक दो बच्चों कोई पढ़ाता नहीं है। और ग्रामीण पृष्ठभूमि इस तरह की होती नहीं है कि भाई अकेले बच्चे को पढ़ाने के लिए टीचर आए और उसे हम पूरा बढ़िया 4-5 हज़ार रुपये का उसे हम अमाउंट दे दें। तो इसलिए आप ग्रामीण पृष्ठभूमि के हैं, खुद उतने पढ़े लिखे नहीं हैं जो अपने बच्चों को पढ़ा सके, तो आप हिंदी मीडियम में ही बच्चों को पढ़ाइए। और अगर आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है तो आप सरकारी स्कूल में ही बच्चे को पढ़ाइए। निश्चित रूप से आपके बच्चे अच्छा करेंगे, ये मेरा अनुभव है। तो आशा करता हूँ आपकी इस उलझन को सुलझाने में मेरे इस विश्लेषण से कुछ मदद मिलेगी। कार्यक्रम के दूसरे भाग आपके सवाल में आज हमारे पास एक बच्चे का सवाल आया है। ये बच्चा है उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में गांव बलसवा शाहपुर से ऋतिक ने पूछा है कि मैं कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूं, और जो कंपटीशन परीक्षाएं होती हैं, नौकरी की परीक्षाएं, एसएससी है, रेलवेज़ है, तो इस तरह की परीक्षाओं के मैं टेस्ट देता रहता हूं घर पे, और मैं टेस्ट को समय पर पूरा नहीं कर पाता हूं। तो देखो ऋतिक, ऐसी समस्या तुम्हारी अकेले की नहीं है, ऐसी समस्या बहुत बच्चों की रहती है। और इस समस्या के 2-3 मेन कारण मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात, स्टडी में रेगुलरिटी नहीं है बच्चों की। बच्चे क्या करते हैं, ऐसा नहीं है कि वो 10वीं या 12वीं करने के बाद बस तैयारी में लग जाते हैं और फिर तैयारी को छोड़ते नहीं है, रेगुलर करते रहते हैं, चाहे कोई फॉर्म निकला या नहीं निकला। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि फॉर्म निकलता है तभी तैयारी पे लगते हैं, तब तक वो ऐसे ही घूमते फिरते रहते हैं। जब परीक्षा का कोई फॉर्म निकलता है, कोई भर्ती निकलती है, तो तभी वो जागते हैं और एकदम से पढ़ाई शुरू करते हैं और फिर कोशिश करते हैं। फिर उनके दिमाग में ये रहता है कि बस 3-4 महीने पढ़ के हमारा जॉब लग जाए, जबकि ऐसा नहीं होता है। आजकल इतना कंपटीशन बढ़ चुका है कि हर परीक्षा में हर बच्चा बैठ रहा है। अब ये नहीं रहा कि ग्रुप डी वाले की परीक्षा में वो बच्चे नहीं बैठते जो एसएससी की तैयारी करते हैं, सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं। आजकल बेरोजगारी इतनी ज़्यादा है कि हर बच्चा हर परीक्षा दे रहा है, इसलिए ग्रुप डी के भी जो मेरिट्स हैं वो काफ़ी ऊपर जा रहे हैं। इसलिए हमको अच्छी तैयारी करनी पड़ती है। हालांकि परीक्षाएं तो उसी लेवल की आती हैं, ऐसा नहीं कि ग्रुप डी की परीक्षा में कोई जो है आईएएस का सवाल पूछ लेगा आपसे, या आईएएस के सवाल क्लरिकल कैडर की परीक्षा है तो आपसे कोई ज़्यादा बड़ी बात पूछ लेगा। परीक्षा तो पेपर तो अपने स्टैंडर्ड से ही बनता है, ऐसा नहीं कि ग्रुप डी का पेपर है तो ग्रुप डी के हिसाब से ही बनेगा। लेकिन उस परीक्षा को देने वाले जो बच्चे हैं वो पीसीएस की तैयारी करने वाले भी हैं, एसएससी की तैयारी करने वाले भी हैं, बैंक की तैयारी करने वाले भी हैं। तो जो बच्चा ग्रुप डी के लेवल का ही अपने को मानता है, उसको लगता है कि बस मुझे तो ग्रुप डी की ही नौकरी चाहिए, मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, ज़्यादा मेहनत में नहीं कर सकता, मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है, तो उसके लिए थोड़ी मुश्किल हो जाती है। क्योंकि जब ऐसे बच्चे परीक्षाओं में बैठेंगे जो अच्छी तैयारी कर रहे हैं, 12-12, 14-14 घंटे वो पढ़ते हैं, तो वो बच्चे उन्हें आगे नहीं आने देंगे। तो इसलिए अपनी तैयारी में गहराई बनाओ। गहराई कैसे बनती है, आप भर्ती आधारित पढ़ाई मत कीजिए, आप सिर्फ पढ़ाई कीजिए। देखिए, हर परीक्षा का एक ही सिलेबस होता है, थोड़ा बहुत अंतर होता है, वेरिएशन होता है, लेकिन हर परीक्षा को अगर आप ध्यान से देखें तो वही गणित, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, इसके अलावा जो सामान्य अध्ययन होता है सब वही आता है। थोड़ा बहुत अंतर होता है, किसी परीक्षा में सिर्फ करंट अफेयर्स आते हैं तो किसी परीक्षा में इतिहास, भूगोल, सभी तरह की जीके आती है। इसी तरह किसी परीक्षा में मैथमेटिक्स केवल अर्थमेटिक आता है तो किसी परीक्षा में एडवांस मैथमेटिक्स आता है। तो ये सब
थोड़ा थोड़ा वेरिएशन रहता है, लेकिन तैयारी जब आप करने शुरू करते हैं तो मेरे हिसाब से आप 10वीं के बाद या फिर 12वीं के बाद, 12वीं के बाद तो निश्चित रूप से आप तैयारी शुरू कर दीजिए। मैं अक्सर बच्चों को सलाह देता हूं कि अगर आप लड़की हैं तो 10वीं के बाद, और अगर आप लड़के हैं तो मैक्सिमम 12वीं के बाद अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। और जब आप तैयारी शुरू कर दें तो सबसे पहले आप ध्यान दें कि आपको फॉर्म नहीं भरना है एकदम से। आप पहले 1 साल 6 महीने जितना भी आपको लगे आप अपनी कमियां दूर कीजिए। देखिए, कंपटीशन परीक्षाओं में 6ठी से 12वीं तक का ही सिलेबस आता है। 12वीं में भी साइंस साइड वाला सिलेबस नहीं आता है। 6ठी से 10वीं तक का ही सिलेबस ज़्यादा आता है। 11वीं 12वीं का सिर्फ वो सिलेबस आ सकता है जो आर्ट्स का होता है, जैसे आर्ट्स में हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है, वो चीज़ें आ सकती हैं। बाकी जो इंटर में आप साइंस साइड में पढ़ते हैं या कॉमर्स में पढ़ते हैं वो ज़्यादा नहीं आता है कंपटीशन में। 6ठी से 10वीं तक का ही कोर्स रहता है। तो जिन बच्चों ने 6ठी से 10वीं तक की पढ़ाई को अच्छे तरीके से नहीं किया है, बड़ी बारीकी से नहीं किया है, उनको दिक्कत आती है। तो इसलिए सबसे पहले आपको जब भी आप तैयारी शुरू करें तो 6ठी से 10वीं तक का जो तैयारी है, जो सिलेबस है, उसको आप अच्छे से कवर करें। आप बिल्कुल जीरो से सीखना शुरू करें। आप बिल्कुल ये मत देखें कि कोई परीक्षा है तो मुझे उसका सिलेबस देखना है, मैं उसी के हिसाब से पढ़ूंगा। ऐसी कोई किताब नहीं है दुनिया में, ऐसी कोई कोचिंग नहीं है दुनिया में जो सिर्फ आपको ये बता सके कि भाई परीक्षा में ये चीज़ आएगी, आप बस ये किताब पढ़ लीजिए, आप बस ये वाले चैप्टर कर लीजिए, इसी से आपका उद्धार हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सिर्फ बच्चों को भरमाने के तरीके हैं। आजकल तो इंटरनेट पे तरह तरह की वीडियोस आने लगी हैं, तो उन वीडियोस को कोशिश की जाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, तो उस पर इस प्रकार के भ्रामक बातें लिखी जाती हैं कि 50 में से 50 नंबर लाने का आसान तरीका और अंग्रेजी सीखने का सबसे आसान तरीका। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये सब भ्रामक बातें हैं। आसान तरीका किसी भी चीज़ का नहीं होता है। आपको मेहनत करनी होगी और आपको समय देना होगा। अगर आप गंभीरता के साथ एक टाइम टेबल के साथ पढ़ाई नहीं करते हैं तो आपकी स्टडी में गहराई नहीं आएगी, और जब तक आपकी स्टडी में गहराई नहीं आएगी तो आप सीख तो जाएंगे सब कुछ, लेकिन आप तेज़ी से काम नहीं कर पाएंगे। आप टेस्ट में सारे सवाल जानते हुए भी टेस्ट को समय से पूरा नहीं कर पाएंगे। अगर ऐसा हो रहा है कि भाई आपकी स्टडी में गहराई भी, आप काफ़ी पढ़ते हैं फिर भी आपको नंबर कम आ रहे हैं, तो उसका रीज़न हो सकता है कि आपने स्पीड पर काम नहीं किया है। सब कुछ सीखने के बाद अगला स्टेप होता है आप स्पीड पर काम करें। स्पीड का मतलब होता है कि आप आसान सवालों को तेज़ी से निकालना सीखें। ना क्या है, बहुत सारी चीज़ों को आपको दिमाग में करना होगा। आप हर कैलकुलेशन को कॉपी पे नहीं लिखेंगे, आप सवाल को पढ़ेंगे, सवाल को पहचानेंगे और उसे दिमाग में काफ़ी हल करने की प्रैक्टिस करेंगे घर पे। कोई भी टेस्ट हो उसमें 60 से 70% क्वेश्चंस ऐसे रखे जाते हैं जो सब बच्चे कर सकते हैं। फिर 20-30% के आसपास ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनको एक थोड़ा सा स्टडी में गहराई वाला बच्चा ही करता है, और 5-10% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो नए होते हैं, जिसमें हर बच्चा फंसता है, रुकता है, और अगर वो वाकई उसकी स्टडी में गहराई है वही उनको कर पाता है। तो ऐसा नहीं है कि भाई किसी परीक्षा में आपके 50 में से 10 ही सवाल हुए हैं, 15 ही सवाल हो पाए हैं तो आपकी स्थिति बहुत ख़राब है। उसे आप सुधार सकते हैं। उसको आपको सुधारने के लिए आपको अपनी स्पीड पे काम करना होगा, अपनी कैलकुलेशंस को बढ़ाना होगा, अपने पहाड़े हुए, वर्गमूल, घनमूल, इन चीज़ों को आपको याद करना होगा। अपनी जो कैलकुलेशन है उसको तेज़ बनाना होगा, और उसके लिए ज़रूरी होता है कि आप आसान सवाल करें। आप जब भी आप घर पे क्वेश्चन करने बैठें, 2 घंटे 3 घंटे आप मैथ्स पढ़ते हैं तो आप उसे स्पीड के हिसाब से करें। आप हमेशा सामने घड़ी रखें और जितने भी आपने सवाल निकाले हैं, 20 सवाल 25 सवाल, तो उनको आप टाइम स्लॉट में निकालें और तेज़ी से काम करने का प्रयास करें, क्योंकि कंपटीशन में आपको पूरे पूरे सवाल करने के लिए कोई कॉपी नहीं मिलती है। वहाँ पे आपके सामने सिर्फ पेपर होता है और 1-2 आपके पास रफ पेपर होता है। उस रफ पेपर भी आपके थोड़ा बहुत लिखना होता है। तो इसलिए आप घर पर ही ऐसी प्रैक्टिस करें कि आप तेज़ी से काम कर सकें। आपको छोटे छोटे स्पीड टेस्ट देने होंगे। स्पीड टेस्ट का मतलब है कि आप 25-25 क्वेश्चन हल कीजिए। आप जब भी अपने गणित में
सवालों को हल कर रहे हैं तो आप उन्हें ऐसे नहीं कि बस करते जा रहे हैं, आप 25 क्वेश्चन लेके बैठिए, उनको एक समय दीजिए कि भाई 25 क्वेश्चन मैं 25 मिनट में करूँगा। आपको उसमें कोई ज़्यादा बड़ा सवाल दिखता है आप छोड़ दीजिए, सिंपल सिंपल क्वेश्चन कीजिए। फिर तीसरे नंबर पे अगर आपने स्पीड पे काम भी कर रखा है तब भी आपके नंबर नहीं आ रहे हैं, तो वो दिक्कत हो सकती है कि आप पेपर में सवालों को पहचान कर हल नहीं कर रहे हैं। पहचान कर हल करने का मेरा मतलब ये होता है कि हर पेपर में 60-70% सवाल आसान होते हैं और उन्हीं के बीच में फंसे होते हैं कुछ चैलेंजिंग क्वेश्चंस। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चंस को छोड़ते हुए चलना है। आसान सवाल दिखा तो कर दीजिए। आपको अपने अंदर ये एबिलिटी पैदा करनी है कि आप सवाल को पढ़ते ही पहचान लें। जो सवाल को पढ़ने की 5-10 सेकंड होती हैं उसमें आप पहचान लें कि हमारा ये सवाल मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। और अगर आप उस सवाल को कर सकते हैं तो आप उसे कर दें, और अगर नहीं कर सकते हैं तो उसे आप छोड़ दें उस समय। इस तरह छोड़ते हुए आप आगे बढ़िए। और अगर आपके 25 क्वेश्चन का सेट है तो 25 में से आप पाएंगे कि आपने लगभग 15 क्वेश्चन कर दिए हैं, 10 क्वेश्चन आपने छोड़ दिए थे। तो इससे आपका जो समय है वो आपकी पकड़ में आ जाएगा। क्योंकि अमूमन अगर आप एक क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि भाई मैं इसे कर दूंगा, तो 5 सेकंड में अगर आप ये समझ गए, कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो आप देखते ही पहचान जाएंगे कि मैं इसे कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। क्योंकि अगर आपकी स्टडी में गहराई है, आपने बहुत कुछ जो है सवाल किए हुए हैं, आपने बहुत ज़्यादा स्टडी की हुई है, तो निश्चित रूप से आपको बहुत सारे सवाल तो देखते ही पता लग जाएंगे कि भाई ये सवाल मैं कर सकता हूँ क्या। तो बस आपको यही करना है, जो सवाल आप पहले कर सकते हैं उनको करते जाइए, बाकी सवालों का आप छोड़ते जाइए। ज़रा सा भी आपको लगे कि ये सवाल दिक्कत वाला हो सकता है, उसको आप उस समय छोड़ दीजिए। तो आप पाएंगे कि आपने 25 सवालों में से 15 सवाल कर लिए हैं और आपका समय अभी, अगर आप 25 सवालों के लिए 25 मिनट लेके चलते हैं, क्योंकि अमूमन 1 मिनट में एक क्वेश्चन तो हो जाना चाहिए, लेकिन अगर आपने वाकई स्टडी में गहराई आपकी है तो आप सवाल को 30 सेकंड में भी कर सकते हैं, 20 सेकंड में भी कर सकते हैं। कुछ सवाल तो बड़े आसान होते हैं, वो 30-35 सेकंड में हो जाते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे कि मैंने 15 क्वेश्चन कर दिए हैं और मेरा अभी 10 ही मिनट हुआ है, तो अगले 10 क्वेश्चन के लिए आपके पास 15 मिनट बची होती है। यानी कि चैलेंजिंग क्वेश्चन आपके ज़्यादा समय के लिए आपके पास बचे होते हैं, जिन्हें आप आराम से समझ समझ के फिर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बीच में आने वाले चैलेंजिंग क्वेश्चन पर समय ख़राब करेंगे तो फिर आपका समय निकल जाएगा, और जो आसान क्वेश्चन है घबरा कर आप उन्हें भी गलती कर देंगे। घर पे भी आप इसी प्रकार से कीजिए, घर भी आप सभी पेपर्स को इसी तरह से कीजिए। जो भी आप प्रैक्टिस सेट करते हैं उनमें भी आप यही नीति को अपना कर देखिए, तभी आप जो है वहाँ अच्छा कर पाएंगे। कॉन्फिडेंस रखें, कॉन्फिडेंस सबसे बड़ी चीज़ है। अगर आपने बहुत अच्छा तरीके से पढ़ाई की हुई है, आपने काफ़ी जो है मेहनत की हुई है, तो आप बिल्कुल ना डरें। आपके दिमाग में ये बिल्कुल नहीं आना चाहिए कि पता नहीं मेरा पढ़ा हुआ पेपर में आएगा या नहीं आएगा। अगर आपने अच्छा मेहनत किया है तो निश्चित रूप से आपका पेपर अच्छा होगा। तो ऋतिक, मैं आशा करता हूँ कि आपकी समझ में बात मेरी आ गई होगी और आप आगे मेहनत कीजिए, मेहनत से पढ़िए। आप भर्ती कोई भी आए ना आए, आप अपना एक टाइम टेबल बनाकर पढ़ते रहिए, निश्चित रूप से आपको फ़ायदा होगा। आगे कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।